फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। ये बहुत ही इजी टॉपिक है एंड इसमें मेनली स्टैटिस्टिक्स याद रखने होते हैं, इंडिसेस याद रखने होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, सो क्या होता है डेमोग्राफी में, क्या होता है 3 फिनोमिनन देखे जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारी ह्यूमन फिनोमिनन है उसमें पहले आता है चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। ठीक है, ये आपका बर्थ रेट आता है, इसमें आपका मोर्टालिटी रेट आता है। ओके, द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इस पर भी डिटरमाइन करती है हमारे जो डेमोग्राफी है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस, जैसे हिली एरियाज़ में लोग कम रहते हैं, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, प्लेन्स में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो इन 3 चीज़ों के बेसिस में वी हैव डिफाइंड द डेमोग्राफिक प्रोसेसेस इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, फर्टिलिटी फॉर ग्रोथ, मोर्टालिटी फॉर डिक्लाइन, मैरिज, माइग्रेशन, ठीक है, एंड सोशल मोबिलिटी। तो जो कॉम्पोजिशन है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ बेस्ड ऑन माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, एंड दीज प्रोसेसेस आर कॉन्टिन्यूसली गोइंग। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, इट इज़ नॉट इन एन इक्विलिब्रियम, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली मूविंग ओवर हेयर एंड देयर। ठीक है, एंड जो ये 5 प्रोसेसेस हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि साइज़ क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, द मेन सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इज़ आर पॉपुलेशन सेंसस, जो हर 10 साल में होते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे, दिस इज अ शॉर्ट नोट, नेशनल सैम्पल सर्वे, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स एंड अडॉक डेमोग्राफिक स्टडीज़। क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने सारे स्कीम्स के अकॉर्डिंग एंड सब सेंसस काउंट करती है, बट उसको सप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्राइवेट रिसर्चेज होती हैं, स्टडीज़ होती हैं जो उनको सप्लीमेंट करती है। सो दीज आर एडॉक डेमोग्राफिक स्टडीज़। ठीक है, देन वी कम टू डेमोग्राफिक साइकिल। क्या देखा गया है कि हर जो कंट्री है या फिर एक पॉपुलेशन है, वो एक स्टेजेस को पार करती है इन दीज 5 स्टेजेस, एंड दिस इज़ अ डेमोग्राफिक साइकिल एंड दिस इज़ ए शॉर्ट नोट। ठीक है, सो ये हमने देखा है कि ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में भी सेम चल रहा है, डेवलपिंग में भी सेम चल रहा है एंड पुअर कंट्रीज़ में भी सेम चल रहा है। ठीक है, सो इन 2 चीज़ों में वी हैव टू रिमेंबर कि बर्थ रेट एंड मॉर्टैलिटी रेट कैसे डिफर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज की बात कर सकते हैं, दिस इज़ हाई स्टेशनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बर्थ रेट बहुत हाई है एंड डेथ रेट भी बहुत हाई है एंड देयर कैंसलिंग की जाता है। तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेशनरी है। फाइन, देन वी हैव सेकेंड स्टेज, दिस इज़ अर्ली एक्सपैंडिंग। अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उनके लिए अच्छी अच्छी मशीनें आ रही हैं, वैसे डेथ रेट डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो बर्थ रेट चेंज नहीं हुई है पर डेथ रेट कम होने लगी है धीरे धीरे करके। सो पॉपुलेशन धीरे बढ़ी, दिस इज़ अर्ली एक्सपैंडिंग। ठीक है, सो इसमें कौन सी कंट्रीज़ आ गई, आर साउथ एशिया एंड अफ्रीका। पर साउथ एशिया में इंडिया इज़ इन अ थर्ड स्टेज। बहुत बार हमसे ये पूछा था कि इंडिया अभी किस में, इंडिया इज़ इन लेट एक्सपैंडिंग फेज। ओके, and this is due to improvement in health condition and shortening periods of the breastfeeding. Okay, then we have third stage, and इसमें क्या होता है कि अब डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि कंट्री ने देखा कि डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पर जो बर्थ रेट है उतना का उतना ही है, तो वो फिर स्कीम्स वगैरह निकालती हैं। ठीक है, जैसे हम दो हमारे दो करके ऐसे स्लोगन्स वगैरह जो है अवेयरनेस बढ़ाती है, तो बर्थ रेट भी कम होगा। ठीक है, टू मैच द डेथ रेट। क्यों? क्योंकि अर्ली एक्सपैंडिंग में जो पॉपुलेशन थी उसका साइज़ बढ़ गया है, अब रिसोर्सेज की कमी होने लगी है, सो बर्थ रेट भी कम होगा। सो दिस इज़ थर्ड स्टेज, दैट इज़ लेट एक्सपैंडिंग, एंड इंडिया अभी इस फेज़ में एंटर कर चुका है। ओके, देन वी हैव द फोर्थ स्टेज, दिस इज़ लो स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोथ द बर्थ एंड द डेथ रेट आर लो एंड पॉपुलेशन फिर से स्टेशनरी हो गई है। दिस इज़ हाई स्टेशनरी एंड दिस इज़ लो स्टेशनरी। ठीक है, एंड इसमें ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है, एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलिया एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज इसी स्टेज में आती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसमें बोथ बर्थ एंड डेथ रेट लो है। देन वी हैव डिक्लाइनिंग। अब क्या होगा कि डेथ रेट तो बहुत कम थी, अब बर्थ रेट उससे भी ज़्यादा कम हो गई है।
ठीक है। सो ऐसी कंट्रीज़ में क्या होगा कि डेथ रेट कम है पर बर्थ रेट इतनी कम है कि उनको जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नॉट बीइंग रिप्लेस, तो जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगेगी। सो दिस इज़ सीन इन जर्मनी एंड हंगरी, ठीक है। देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स की बात करें, सो जो हमारी 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन है वो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज़ आर इंडिया। एज यू कैन सी चाइना एंड इंडिया आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़, एंड हमने देखा है कि कुछ आने वाले सालों में इंडिया विल सरपास चाइना, ठीक है। सो चाइना हैज़ रजिस्टर्ड अ मच लोअर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 0.6 पर इंडिया का 1.4 है, ठीक है। तो चाइना में जो बर्थ रेट है वो कम होती जा रही है, पर इंडिया में इट इज़ 1.4, मतलब कम हो रही है पर धीरे धीरे कम हो रही है। एट प्रेजेंट इंडिया सेकेंड है, पर इट विल रीच 1.5 बिलियन बाय द ईयर 2050 एंड इट विल बी द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। देन in most of the world the decline reflects the falling birth rate and a global trend towards smaller family। अब क्या होगी कि सब पहले जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, अब सब स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये भी देखा गया है कि बर्थ रेट कम होता जा रहा है, एंड हम ये फैक्टर्स आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं कि इसमें लेट मैरिज होने लगी हैं आजकल, बहुत ज़्यादा एजुकेशन बढ़ गई है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बढ़ गए हैं, वी हैव आर MTPs एंड ऑल दैट स्टफ जो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो की फैक्टर्स क्या है इन सब कंट्रीज़ में, एक तो फर्टिलिटी डिक्लाइन है, ठीक है। इसमें फर्टिलिटी डिक्लाइन कैसा है, हमारी जो बर्थ रेट है वो कम कैसे हुआ है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू बर्थ रेट माइनस दी मोर्टालिटी और डेथ रेट, तभी ग्रोथ होती है। सो हमारी बर्थ रेट कैसे कम हो रही है, एक तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकालती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वी हैव एजुकेशन, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, बहुत जगह फ्री में मिलती है, कहीं कहीं 3-4 रुपये में भी मिल जाती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, हर जगह PHC में भी ऑफ़र की जाती है सर्विसेज, हमारी जो आशा वर्कर्स होती है वो घर घर जाके डिलीवर करती हैं पिल्स, ठीक है, थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एज वेल एज मार्क्ड चेंज इन मैरिज पैटर्न। जैसे मैंने बताया कि लेट मैरिजेस आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। इन कंट्रीज़ विद रिलेटिव यंग पॉपुलेशन जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पाए जाते हैं, ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी यंग कंट्री। द क्रूड डेथ रेट आर मेनली अफेक्टेड बाय इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, उसमें क्योंकि वो डोमिनेंट पार्ट है तो वहाँ पे इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इम्प्रूव करी अपनी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। हम क्यों कहते हैं कि इंडिया में चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वी आर अ यंग कंट्री। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, आपको पता है कि इन्फेंट एंड अंडर 5 में मोर्टालिटी सबसे ज़्यादा किस वजह से होती है, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। एंड ये हमने कैसे अचीव किया, इम्यूनाइजेशन, डायरिया के लिए वी हैव ORS, है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स and other infectious diseases they have been reduced, ठीक है, and the child and infant mortality rate have been declining। अब सेम अगर हम कहें कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि डेथ रेट कहाँ ज़्यादा होगी, ओल्ड पीपल में ज़्यादा होगी, ठीक है। बट दिस वॉज द सिनेरियो फॉर इंडिया। देन वी कम टू द ग्रोथ रेट, द क्रूड डेथ रेट इज सब्ट्रैक्टेड बाय क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। द नेट रेजिडुअल इज़ द करंट एनुअल ग्रोथ रेट एक्सक्लूसिव ऑफ माइग्रेशन। आपने देखा कि ग्रोथ रेट में हम क्या करते हैं, बर्थ रेट माइनस योर डेथ रेट। अब क्या है कि उसमें हम माइग्रेशन नहीं देखते हैं, ठीक है, बहुत बार होता है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं, सो वी आर नॉट काउंटिंग दोज पीपल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल क्रूड, ठीक है। देन आपने ये देख लिया है कि स्टेशनरी पॉपुलेशन, ये वही 5 हमारे थे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। सो स्टेशनरी पॉपुलेशन में वी डू नॉट हैव एनी ग्रोथ, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। स्लो में जो हमारा था अर्ली एक्सपैंडिंग एंड मॉडरेट इज़ ऑल्सो अर्ली एक्सपैंडिंग, तो आप देख सकते हैं इट इज़ लेस देन 0.5 to 1, ठीक है। इंडिया के इसमें हमारे अर्ली एक्सपैंडिंग में है, सॉरी लेट एक्सपैंडिंग में है, राइट। So you can see we are in very rapid growth phase. It is 1.5 to 2। अभी हमने पढ़ा ना कि हमारी बर्थ रेट अभी कितनी, ग्रोथ रेट कितनी है 1.4,
ठीक है. सो वी आर कमिंग अंडर द रैपिड ग्रोथ, दैट इज़ 1 to 1.5. ठीक है. एंड आप ये देख सकते हैं डबलिंग ईयर्स क्या होता है. डबलिंग ईयर्स मतलब कितने साल लगेंगे पॉपुलेशन को डबल होने में. ठीक है. द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लाइक रेलवे ट्रेन आर सब्जेक्ट टू मोमेंटम. ठीक है. तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कभी स्टैटिक नहीं होती. मैंने जैसे कहा था कि दे आर नेवर इन इक्विलिब्रियम, दे आर ऑलवेज डायनामिक, हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं. ठीक है. सो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हमेशा एक कर्व की तरह होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है एंड देन इट अचीव्स द पीक. ठीक है. एंड अभी हमने देखा कि कहीं पे वो स्टेशनरी, वी हैव लो स्टेशनरी एंड देन विद डिक्लाइन भी होने लगती है. ठीक है. पर ये भी देखा गया कि वंस इन मोशन, एक बार पॉपुलेशन रेट बढ़ना शुरू करती है ना, इट टेक्स टाइम टू ब्रिंग दिस मोमेंटम अंडर कंट्रोल. जैसे इंडिया में देखा कि एकदम से इतना ज़्यादा बर्थ रेट हो गया था कि हमारी गवर्नमेंट को इतने सारे मेजर्स उठाने पड़े तब जाके वो अंडर कंट्रोल आने लगी है. ठीक है. सो वंस इट गेन्स द मोशन, उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो दिस इज़ द फिनोमिनन जस्ट लाइक द इनर्शिया. ठीक है. एंड इन पॉपुलेशन हम क्या देखते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, मैरिज कस्टम, न्यूमरस कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन. ठीक है. जो ग्रोथ रेट है बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है वर्ल्ड में. ठीक है. इवन इन इंडिया हर स्टेट की ग्रोथ रेट डिफरेंट है. ठीक है. एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है. हमने देखा कि जो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्ल्ड है वो तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही है. राइट. ठीक है. सो अब इसमें ये डेटा दे रखा है जो इस टेबल में ही था कि अगर किसी कंट्री का 0.5% है तो उसका डबलिंग कितने साल में होगी, 140 ईयर्स में. राइट. अगर कोई पॉपुलेशन 3% है, ठीक है, डबल होगी 20 to 25 ईयर्स में. ठीक है. दीज डिफरेंसेस इन ग्रोथ रेट्स आर लार्जली द रिजल्ट ऑफ मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी पैटर्न्स. वही है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट पे डिपेंड करते हैं ये फैक्टर्स. ठीक है. इसमें माइग्रेशन भी इंक्लूड होता है बट इन ग्रोथ रेट वी डू नॉट काउंट माइग्रेशन. अभी हमने पढ़ा ना कि इंडिया इट इज़ इन रैपिड ग्रोथ, तो आप देख सकते हैं कि डबलिंग ईयर कितना है, 70 ईयर्स है मैक्सिमम. 70 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन डबल होती जाती है. ठीक है. देन यू कैन सी द ग्लोबल फर्टिलिटी रेट, इट इज़ 2.4. ठीक है. हम क्या कहते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल कितना होना चाहिए, 2, मतलब एक परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए ताकि वो अपने मदर फादर को रिप्लेस कर सके. सो इट इज़ 2.4. ठीक है. एंड दिस ग्लोबल फर्टिलिटी रेट इट इज़ कंबाइंड ऑफ बोथ द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्रीज. द रैम्पिड पॉपुलेशन हैज़ बीन व्यूड एज द ग्रेट ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट मेजॉरिटी इन द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड. ठीक है. वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. ठीक है. एंड वहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि वो पॉपुलेशन को फीड कर सके. सो इट हैज़ बीन सीन कि पॉपुलेशन इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू योर इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट. देन वी कम टू द डेमोग्राफिक ट्रेंड इन द इंडिया. ठीक है. सो तो demographic indicators there are 2, population stats and vital stats. population stats में we see कि क्या composition है and कैसा distribution है. vital stats में we have those things that are affecting the human life. ठीक है. जैसे कि आप पैदा होते हैं that is birth rate, आप मरते हैं that is mortality rate. ठीक है. so these are vital stats जो ज़िंदगी में होनी है. you cannot उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है. देन पॉपुलेशन स्टैट्स में यू हैव पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, डिपेंडेंसी रेशियो. वाइटल में ये बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स. ठीक है. दीज इंडिकेटर्स दे हेल्प कि हम कैसी पॉलिसीज़ बनाएं और कैसा इंटरवेंशन करें. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं और प्रायोरिटी के बेसिस पे हम देखते हैं. ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि इंडिया में वी हैव 2.4% ऑफ द लैंड्स वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में जितना लैंड है वी हैव जस्ट 2.4% ऑफ इट एंड वी आर सपोर्टिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है. देन this is very important, 1921, this year is very important. ठीक है. this year is also known as the big divide. ठीक है. क्यों हम इसको कहते हैं, because the absolute number of people added to the population during each decade has been on the increase since 1921. ठीक है. हमने जो था ना अर्ली एक्सपैंडिंग फेज, आप देख सकते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग फेज में वी एंटर्ड, ठीक है, इन
1921 आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज 1920 में था. सेकेंड स्टेज जब एकदम रैपिड आउटबर्स्ट हुआ था ना बर्थ रेट का, दैट वाज इन 1921. सो दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम अर्ली एक्सपैंडिंग फेज में आए तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई. ठीक है, सो इट इज़ करेंटली इंक्रीजिंग. वहाँ से हमने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया हमारी पॉपुलेशन. अब आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र दे इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री स्टेट्स इन इंडिया. सो वी हैव स्पेक्ट्रम. मैंने कहा ना कि जैसे बर्थ रेट होती है, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो किसी भी कंट्री में सेम नहीं है, मतलब कि बहुत ही चेंजिंग है और कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है. वैसे ही विद इन द स्टेट ऑल्सो इट इज़ नॉट कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम में क्या आते हैं, वो स्टेट जिनकी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, मतलब कि बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब 2 से कम है. इसमें हमारी सदर्न स्टेट्स आती है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. पर हमारे पास ऐसी स्टेट्स भी है जिनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है. वी हैव उत्तर प्रदेश, वी हैव महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड ऑल. सो आप देख सकते हैं तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ मोर देन 2.2, मतलब कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे ज़्यादा है. तो कहीं तो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है और कहीं तो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, देन स्टेट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट into very high more than 3. ठीक है, high focus 2.123 and non high focus that is less than or equal to 2.1. ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो 3 से ज़्यादा है दे आर मेजर टारगेट्स. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम कम नहीं करेंगे ना तो फिर फ़ायदा नहीं है. क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में वी हैव अ लिमिटिंग रेट लिमिटिंग स्टेप ना, तो दीज स्टेट्स आर रेट लिमिटिंग स्टेप. इनको कम किए बगैर हम ये पॉलिसीज़ आगे नहीं बढ़ा सकते. सो दीज स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मेघालय. ठीक है, देन in the pattern of concern that these states will delay the attainment of replacement level of the fertility in India. टोटल फर्टिलिटी रेट हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, पर आप समझिए कि ये 3 स्टेट्स है जो हमें रोके रखे हैं. अगर हमने इनमें नहीं अचीव किया तो हम आगे नहीं कर पाएंगे. Demographic outcome in these states will determine the timing, size of population at which India achieves the population stabilization. Again, same point. Age and sex composition बहुत important होता है. ठीक है, so in this हमने देखा है कि 0.4% more than females. ठीक है, मेल्स ज़्यादा हैं in comparison to females. ठीक है, एंड हमने ये भी देखा है कि फीमेल्स आर मोर दैन मेल्स अब आफ्टर 60 ईयर्स. ठीक है, हम सब जानते हैं कि फीमेल्स एक लंबा जीवन जीती है. तो लेस देन 60 ईयर्स मेल ज़्यादा होंगे फीमेल से एंड मोर देन 60 ईयर्स फीमेल ज़्यादा होंगी मेल से. सो इट इज़ अ डेमोग्राफिक पैटर्न. ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप इज़ हायर इन रूरल एरिया दैन अर्बन एरिया. बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे जो प्लेसेस है वो रूरल है, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है रूरल के पास. सो वहाँ पे पॉपुलेशन भी हाई रहती है. एंड और भी फैक्टर्स होते हैं, यही नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इज शोइंग डिक्लाइन. ठीक है, वेयर एज द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि वी हैव एंटर्ड इनटू द लेट एक्सपैंडिंग फेज. ठीक है, अब हमारी क्या है, बर्थ रेट कम होने लगा है. जैसे जैसे बर्थ रेट कम होगा वैसे वैसे जो छोटे बच्चों की एज है वो भी कम होगी. ठीक है, और अभी क्या है कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स है, वो आगे जाके एल्डरली जब बनेंगे तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे पॉपुलेशन को एज एन एडल्ट. तो जो डेमोग्राफिक पैटर्न है वो ट्रांजिट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है. ठीक है, एंड दिस ट्रेंड इज़ टू कंटिन्यू इन द टाइम टू कम. ठीक है, अभी हम इतने सारे हैं, जैसे मैं अगर 20 साल की तो मेरे जैसे होंगे 15-16 लाख लोग, वही आगे जाके बूढ़े होंगे. तो आगे जो है एल्डरली की रेट बढ़ेगी एंड फिर एक टाइम आएगा जब बर्थ रेट कम होगी तो वही बच्चे आगे जाके एल्डरली तब कम भी होगी. सो इट इज़ गेनिंग अ पीक एंड देन इट विल स्लो डाउन. ठीक है, एज वी एंटर द लो स्टेशनरी फेज. ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि हम इतना फोकस करते हैं चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ पे कि हम एल्डरली पॉपुलेशन को बहुत बार निगलेक्ट कर देते हैं. तो इस वजह से वी विल रीड की बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई गई हैं फॉर एल्डरली पीपल. एल्डरली पीपल में वी हैव वेरी कॉमनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज दैट आर वेरी कॉमन. वी कैन हैव कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड ऑल स्टफ. एज पिरामिड, दिस इज़ योर शॉर्ट नोट. ठीक है, सो यू हैव टू मेक द डायग्राम्स. सो आप देख सकते हैं दिस इज़ इंडिया. ठीक है, दिस इज़ अ बेल शेप्ड कर्व एंड दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड. ठीक है,
यू हैव टू सी दिस वन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इनमें क्या है कि पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, इन द वर्किंग क्लास। देख सकते हैं जो एल्डरली है वो तो बहुत ही कम है, और जो चिल्ड्रन है दे आर लेस देन द एडल्ट्स। अब क्या होगा कि जो ये नीचे वाले 3 हैं ये आगे जाके यहाँ पे आएंगे, अडल्ट के फॉर्म में आएंगे, तो देखेंगे क्या अडल्ट कम हो रहे हैं। सो दिस इज़ कि हर बार ना जो ये पैटर्न है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। सो जो हमारी एल्डरली है वो ये कौन डिटरमाइन करेगा कि कितने बच्चे हैं उस पॉपुलेशन, वही आगे जाके एल्डर बनेंगे। एज पिरामिड की बात करते हैं तो ये हमें क्या बताता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, ठीक है। सो इंडिया इज़ अ टिपिकल डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। सो इसमें क्या है, ब्रॉड बेस एंड टेपरिंग नैरो है। तो आप देख सकते हैं ब्रॉड बेस, ठीक है। सो बिलो द 14 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 5% देख सकते हैं यहाँ एंड यहाँ, फीमेल्स एंड मेल्स इक्वल, एंड अडल्ट बहुत जो हमारी एल्डरली है बहुत कम है, एंड दिस वॉज इन 2016। अब क्या होगा आगे 50 साल में, जब जो ये नीचे वाले बिलो 14 बच्चे हैं जब वो एल्डरली बनेंगे तो यहाँ पे एल्डरली का रेशो या फिर रेट या फिर जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, है ना। सो दिस इज़ द थिंग। एंड जो हमारा स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, सो इट इज़ बल्जिंग इन द बिटवीन एंड इट हैज़ द नैरोएस्ट बेस, मतलब नैरो बेस इन द बॉटम, ठीक है। देन वी हैव द सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। Then the sex composition of the population is affected by differential of the mortality conditions of males and females, selective sex migration and sex ratio at birth, ठीक है। अब देखिए फीमेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं, बिकॉज दे आर द बेयरर्स ऑफ द चाइल्ड एज अ, हम जैसे साइंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस फीमेल डेफिसिट सिंड्रोम। ये क्या होता है कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कमी है फीमेल्स की तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होने लगेगी, ठीक है। एंड इट इज़ एन एडवर्स इफेक्ट बिकॉज ऑफ सोशल इम्प्लीकेशन। सोशल इम्प्लीकेशन मतलब कि सबको लड़का चाहिए, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटीज़ है, फीमेल्स को राइट मिलती है, जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको मतलब निगलेक्ट कर देते हैं या मार देते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हायर मोर्टेलिटी रेट है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, तो इस वजह से फीमेल्स की कमी हो जाती है एंड दैट कैन लीड टू फीमेल डेफिसिट सिंड्रोम। इसलिए हम सेक्स रेशियो में भी फीमेल्स पर 1000 मेल्स लेते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द फीमेल्स, okay. So in this we can see we have female feticide, high maternal mortality and male bias in numerous populations. So these are all social factors, ठीक है। एंड हमने ये भी देखा है कि बहुत जगह सेक्स डिटर्मिनेशन करा के अबॉर्शन करा देते हैं, तो इसलिए हमारे पास वी हैव MTP एक्ट्स एंड अदर एक्ट्स टू प्रिवेंट दिस, okay. Apart from being adverse to women, sex ratio has also declined over the decades, okay. Now we'll come to the sex ratio at birth can be affected by sex selectivity at birth, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। So it varies from 902 in rural areas to 888 in urban areas, ठीक है। तो आप समझ गए कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फीमेल्स हैं इन कंपैरिजन टू या अर्बन एरियाज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा सेक्स जो ये है सेक्स रेशियो, इट इज़ मोस्ट इन छत्तीसगढ़ एंड इट इज़ लेस इन हरियाणा, ठीक है। एंड दिस इज़ योर रूरल एरियाज़। अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, जब 0 से 6 ईयर्स में हम चाइल्ड सेक्स देखते हैं, मतलब कि कितने फीमेल इज टू मेल है, दैट इज़ चाइल्ड सेक्स रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या होता है कि अबव 65 एंड बिलो 15 जितने भी लोग आते हैं, दीज आर द पीपल हु आर नॉट वर्किंग या फिर दे आर नॉट एक्चुअली बीइंग एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ज़रूरी नहीं कि 65 के बाद कोई काम ना कर रहा हो या फिर कमा ना रहा हो सकता है वो कमा रहा हो, बट टू मेक अ स्टैंडर्डाइज थिंग वी हैव गिवन कि 65 से ज़्यादा एंड 15 से बिलो दे आर थॉट टू बी कि दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वो कमा नहीं रहे हैं, एंड दे आर द डिपेंडेंट पीपल जिनकी हमें केयर करनी चाहिए, एंड द बर्डन इज़ टेकन बाय the economical productive age group, that is 15 to 65, ठीक है। So this is the dependency ratio and this is also known as societal dependency ratio, ठीक है, because it shows the need to
केयर फॉर योर यंगर एंड ओल्डर पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको 2 में स्प्लिट करते हैं, हमने कहा ना 15 से बिलो दैट इज़ यंग एज डिपेंडेंसी रेशियो दैट इज़ 0 to 14, 65 से अबव दैट इज़ ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो दैट इज़ 65 एंड मोर। पर ये रेशियो स्क्रूड है, ठीक है, ये एक रफ है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत ही यंग है या फिर बहुत ही ओल्ड है तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉयड ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द केस, दीज आर ऑल क्रूड वैल्यूज़, ठीक है। तो हम टोटल डिपेंडेंसी रेशियो देख सकते हैं, योर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बाय योर द बेयरर्स क्या होते हैं 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज जो वर्क कर रहे हैं एंड दे आर केयरिंग फॉर द यंगर एंड ओल्डर पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। द चाइल्ड old and total dependency ratios are used to study the dependency burden of the population। ये फॉर्मूले में भी था और हमने ऊपर भी पढ़ लिया। The total dependency ratio tends to decrease in earlier stages of development when there is rapid decline in fertility reduces the child population more than the increase in older person, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई हमारा यंग डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है एंड ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो कम है। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि जैसे जैसे बर्थ रेट कम होगा चाइल्ड कम होंगे और जो चाइल्ड अभी हैं वो आगे जाके एल्डरली बनेंगे और एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी बच्चों से। तो ये चेंज करता है, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। अभी चाइल्ड डिपेंडेंसी ज़्यादा है, कल को एल्डरली डिपेंडेंसी बहुत बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल डेमोग्राफी, ठीक है। बट सब्सिक्वेंटली अब क्या होगा, धीरे धीरे ओल्डर पीपल बढ़ेंगे। सो जो ओल्डर पीपल है दे विल आउट वे योर चाइल्ड पॉपुलेशन। सो दिस इज़ अ ट्रेंड एंड दिस इज़ शिफ्टिंग। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो बर्थ रेट कम हो रही है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ठीक है। द रैपिड डिक्लाइन इन डिपेंडेंसी रेशियो स्पेशली द चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, अब एक टर्म है डेमोग्राफिक बोनस। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द डिपेंडेंसी रेशियो इन पॉपुलेशन डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी अंटिल इट स्टार्ट्स टू राइज अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी, ठीक है। तो इसमें यही है कि अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बर्थ रेट कम होगा डिपेंडेंसी रेशियो भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें चाइल्ड पॉपुलेशन कम हो रही है पर ओल्ड पॉपुलेशन नॉर्मल है। फिर क्या होगा, अब चाइल्ड पॉपुलेशन इतनी कम हो जाएगी पर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना वो ये डेमोग्राफिक बोनस क्या होता है कि जो हमारा ये रेट है पहले ये कम होगा फिर बढ़ेगा। पहले ये बढ़ रहा था क्योंकि चाइल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिर ये घट रहा था क्योंकि चाइल्ड पॉपुलेशन कम है, अब ये फिर से बढ़ेगा क्योंकि एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ गया है, ठीक है। सो दिस इज़ टर्म एंड दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक बोनस। एंड इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छी सुविधा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो एक अच्छी लंबी उम्र जी पा रहे हैं, ठीक है। इफ़ द स्विच टू द स्मॉल फैमिलीज इज़ फास्ट देन द डेमोग्राफिक बोनस कैन गिव अ कंसिडरेबल पुश टू द डेवलपमेंट, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों एक्चुअली में जो स्मॉलर फैमिलीज़ है दे हैव टेंडेड कि मतलब फर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं, ठीक है, और हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ रही है। इफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर डेवलपमेंटल स्किल्स आर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। केस में अभी इंडिया जैसे लेट एक्सपैंडिंग फेज में ना अगर हम अब थोड़ा सा इन्वेस्ट करें तो हमें बहुत अच्छा गेन मिलेगा। देन वी हैव डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये रेशियो होता है बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। तो हमने देखा इंडिया में 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड है एंड 17.5% इज़ द पॉपुलेशन, ठीक है। पर ये डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट का भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारा कॉलेज हम उसका देख सकते हैं। दिस रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी टेरिटरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हमें इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए कितना एरिया है, कितने लोग हैं, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट एट द रेट कि कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में 401 या फिर 402 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, जो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है। अर्बनाइजेशन की बात करें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्बन पॉपुलेशन क्या होती है। अर्बन मतलब क्या होता है, दैट हेयर द पीपल आर नॉट मेजरली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे जो डेंसिटी है दैट इज़ कम
लेस इन कंपैरिजन टू योर रूरल एरियाज़, ठीक है। सो जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, कमिटीज़ होती हैं, कंटेनमेंट एरिया होता है टू सुपरवाइज देम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑल प्लेसेस हैविंग 5000 और मोर हैबिटेंट्स, ठीक है, एंड अ डेंसिटी ऑफ लेस देन 1000 पीपल पर स्क्वायर माइल और 390 पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप देखिए पूरे इंडिया में कितना है, 402 है, और हम अर्बन किसको कह रहे हैं जिसमें 390 से कम है, ठीक है। तो इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंटली अ रूरल कंट्री, ठीक है। एंड इसमें जो अडल्ट मेल्स है दे आर more than 3/4 they are employed in areas other than agriculture, तब हम उसको कहते हैं रूरल एरिया, सॉरी अर्बन एरिया। तो इसको हमने सेम कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ में इन सेकेंड चैप्टर। सो ये आगे यहीं पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश हैज़ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, हमने देखा उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलस स्टेट है। महाराष्ट्र सेकेंड प्लेस पे आती है, इट इज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। एंड आप देख सकते हैं एनुअल अर्बनाइजेशन कितना है 2.8, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाने वाले संख्या कितने हैं 2.8%, ठीक है। और ये कम हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले इट वॉज 33.5%, अब ये कम हो गया है क्योंकि हमने सुविधाएं अब रूरल एरिया में भी देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। देन वी हैव इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड बोथ नेचुरल ग्रोथ एंड माइग्रेशन, ठीक है। तुम्हारी ग्रोथ रेट, एक तो मैंने बताया था ना ग्रोथ रेट ओनली डिपेंड्स ऑन बर्थ एंड डेथ रेट, हम माइग्रेशन काउंट नहीं करते हैं, पर माइग्रेशन इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर योर नेचुरल ग्रोथ, सॉरी द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एंड ये माइग्रेशन की होती है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। देन ये जो माइग्रेशन हो रहा है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो नोन अ सोशल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि अर्बन एरिया में एकदम से इतने सारे लोग आ गए हैं, ठीक है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अब वो स्लम्स वगैरह में रह रहे हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है, पानी नहीं है ढंग का, वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं और इतने ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ अ सोशल क्राइसिस कि अर्बन एरियाज़ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल जी। फॉर एग्जांपल अगर कोई रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आता है फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड ऑल, तो वो तो उनको बहुत मुश्किल से मिल रहा है, एंड प्लस वो बहुत ही बुरी स्थिति में रहते हैं, स्लम्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये उनके लिए डिसएडवांटेज है। देन फैमिली साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। सो इन दिस फैमिली साइज मीन्स कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन हैज़ बॉर्न एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड जनरली इट इज़ अज्यूम टू बी बिटवीन 15 एंड 45 ईयर्स। आगे हम जितने भी वेमेन की बात करेंगे दैट आर बिटवीन 15 एंड 45 ईयर्स बिकॉज दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। द टोटल फर्टिलिटी रेट गिव्स द अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्लीट फैमिली साइज, ठीक है। देन अब हम क्या कहते हैं फैमिली साइज़ किस पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। अगर लेट मैरिज हुई है तो बच्चे कम होंगे। एजुकेशन ऑफ कपल, अगर कपल एजुकेटेड है तब भी कम बच्चे होंगे। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एंड लिविंग चिल्ड्रन एंड प्रेफरेंस ऑफ मेल चिल्ड्रन। क्या होता है कि बहुत बार लड़कियां पैदा हो जाती है तो क्या करते हैं वो लोग बच्चे और पैदा करते रहते हैं जब तक मेल ना आए फैमिली में, या फिर बच्चों को जितने भी फीमेल्स हैं उनको मार देते हैं या फिर निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो प्रेफरेंस ऑफ मेल चिल्ड्रन इज़ लीडिंग टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड डिज़ायर्ड फैमिली साइज़, ठीक है। डिज़ायर्ड फैमिली साइज़ तो कि उनकी प्रेफरेंस कितनी है, वो कितने बच्चे चाहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फैमिली प्लानिंग था पहले क्या था इंडिया में था कि 3 बच्चे होने चाहिए, अब हम आगे हैं 2 चाइल्ड फैमिली नॉर्म में। आपने सुना होगा हम 2 हमारे 2, ठीक है, या फिर बच्चे होने चाहिए 2 वरना वो 2 से ज़्यादा बवासीर बन जाते। तो ऐसे स्लोगन्स हमने अपनाए हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है। इसके बाद अब हम आने वाले हैं 1 पे कि रिप्लेसमेंट लेवल अब 1 होना चाहिए, ठीक है। तभी हम 2 पे आए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देन विल कम टू 1, ठीक है। फैमिली प्लानिंग इन्वॉल्व्स बोथ
डिसीजंस, मतलब कि डिसीजंस उस पर डिपेंड करते हैं कि उनको कितना डिज़ायर्ड फैमिली साइज़ चाहिए, ठीक है। एंड द इफेक्टिव लिमिटेशन ऑफ फर्टिलिटी वंस द साइज हैज़ बीन रीच। फॉर एग्जांपल एक कपल को 2 बच्चे चाहिए, अब 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद उनको जो है फर्टिलिटी लिमिट कर देनी है, ठीक है। द डिक्रीज इन फैमिली साइज डज नॉट अपीयर ड्यू टू एनी रिडक्शन इन फर्टिलिटी, रादर इट अपीयर्स टू बी ड्यू टू रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट फैमिली प्लानिंग, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अपने आप से कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए स्टेप अप करना चाहिए। तो फैमिली साइज़ अपने आप से कम नहीं होता है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। एंड ये प्लानिंग हम प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग के थ्रू, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू, अच्छी अवेयरनेस के थ्रू। Literacy and education, it is very important. Education is a crucial element in economic and social development, ठीक है। So without education development नहीं होगी, अगर होती भी है तो उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसा सोचा गया कि अगर आप एजुकेटेड है, मतलब आप मॉडर्न हैं, आप अर्बन हैं, आप इंडस्ट्रियलाइज्ड है, कम्युनिकेशन है, कॉमर्स है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिटरेसी ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉडर्नाइज़ कर रही है, ठीक है। लिटरेसी ज़रूरी नहीं है कि आप अर्बन हो गए हैं, ठीक है। रूरल एरियाज़ में भी लोग लिटरेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू लिटरेसी, कि जितना ज़्यादा लिटरेसी होगी उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो इट हैज़ बीन इक्वेटेड टू दीज स्टफ बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली ये हो, क्योंकि एजुकेशन और लिटरेसी इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड टर्म, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट, अर्बन रूरल एरिया में डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इट enables to comprehend social, political and cultural environment better and respond to it appropriately, ठीक है। सो सोशल कस्टम्स, हमारे पॉलिटिकल जो जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, अवेयरनेस उनके बारे में बढ़ाना, कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छा करना, ये सब एजुकेशन का रोल है। A person is deemed as literate if he or she can write and understand any language, ठीक है। एनी लैंग्वेज में भी कैन, हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरीली इंग्लिश और हिंदी ओनली, कोई भी लैंग्वेज अगर वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोनों, देन ओनली यू आर लिटरेट। इससे कोई भी नीचे है दैट इज़ नॉट लिटरेट, इलिटरेट, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लेते हैं, क्रूड लिटरेसी रेट लेते हैं, ठीक है। क्रूड लिटरेसी रेट जब हम टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं, पर क्या है कि जो 7 साल के बच्चे होते हैं या फिर 5 साल के बच्चे, उनको तो लिखना पढ़ना अभी आता नहीं है, तो अगर हम उनको कंसिडर करते हैं तो एक डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो क्रूड लिटरेसी रेट टोटल पॉपुलेशन, अगर हम 7 ईयर्स तक के बच्चों को हटा दें, दैट इज़ इफेक्टिव लिटरेसी रेट, ये ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने उन बच्चों को हटा दिया जो अभी तक पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए हैं, ठीक है। सो वी हैव क्रूड लिटरेसी रेट, वी हैव इफेक्टिव लिटरेसी रेट, ठीक है। दीज चेंजेस आर क्लियर इंडिकेशन दैट द जेंडर गैप इन लिटरेसी इज श्रिंकिंग इन इंडिया। क्या है कि पहले फीमेल्स को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, पर जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे लिटरेसी, जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ रहा है। एंड वाई वी वांट फीमेल लिटरेसी रेट, क्योंकि अगर फीमेल लिटरेट होगी शी विल बी नोइंग कि वो अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखे, कैसे एंटीनेटल हेल्थ केयर ले, ठीक है, कैसे अपनी बर्थ डिलीवरी कराएं, ऑल दैट स्टफ दैट इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्पिंग हर चाइल्ड, एंड फिर वो उसी हिसाब से अपने बच्चे को काउंसिल कर सकती है। इट विल हैव अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो नेचुरल जो नेशनल एवरेज होता है ना लिटरेसी रेट का, बहुत मिसलीडिंग होता है, ठीक है। जैसे सर्टन स्टेट्स हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छी लिटरेसी रेट है, पर बहुत जगह है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं केरला की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है। फीमेल भी क्या, ओवरऑल लिटरेसी रेट भी आप देख सकते हैं 93.91% है, ठीक है, तो वो टॉप पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में 74% मेल लिटरेट है एंड फीमेल्स आर 65% लिटरेट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं टोटल लिटरेसी रेट इज़ 74, मेल्स में इट इज़ 82, मेल्स में इट इज़ 82 एंड फीमेल्स में इट इज़ 65। सो एटलीस्ट 20% गैप है फीमेल्स एंड मेल की लिटरेसी में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे बहुत ही कम है लिटरेसी रेट, यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट 65 देयर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिटरेसी रेट
मार्क किए हैं, तो राजस्थान में फीमेल लिटरेसी रेट इज़ 50%, दैट इज़ वेरी वेरी लेस, मतलब ओनली 50% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट. एंड बिहार में टोटल मतलब मेल्स एंड फीमेल्स को मिला के इट इज़ 60, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लो. ठीक है. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं. सो हम इसको दो तरीके से देखते हैं. एक होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब अगर कोई भी बच्चा आज पैदा होता है तो वो आगे जाके कितनी जीवन अपनी जिएगा और कब मरेगा. ठीक है. तो एक ये हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कि अभी कितने साल में कोई मर रहा है. ठीक है. सो मतलब कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स कि वो इतना तो जिएगा ही, डिपेंडिंग ऑन द मोर्टेलिटी पैटर्न्स प्रेवलेंट इन दिस कंट्री राइट नाउ. अभी कितना मोर्टेलिटी पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आगे जाके वो कितना जी सकता है उसका रफ एस्टिमेट है. अब जैसे जैसे हमारी हेल्थ बढ़ेगी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे जाके बढ़ती रहेगी. ठीक है. तो अभी आज मैं जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता रही हूँ वो आज के मोर्टेलिटी रेट पे बेस्ड है. आगे जाके वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द मोर्टेलिटी पैटर्न. ठीक है. एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स इन कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है. एंड इट इंक्रीजेज हैज़ बीन मोर मार्कली इंक्रीज इन लेस डेवलप्ड रीजन्स दैन इन डेवलप्ड रीजन्स. ठीक है. अब क्या हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल 70 था वो 72 हो गया होगा, पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी अगर वहाँ पे 50 है तो आज 70 होगा. सो जो हमारा जो एवरेज है मतलब जो इंक्रीज़ है वो बहुत 20 ईयर्स का आ गया है. ठीक है. तो इसलिए हम कहते हैं अगर हम जितना अर्ली इन्वेस्ट करें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है. और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि फीमेल्स लिव लॉन्गर दैन मेल्स. ठीक है. ट्रेंड इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो दैट पीपल आर लिविंग लॉन्गर, उनकी अच्छी हेल्थ है. ठीक है. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि वो लंबा जी तो रहे पर वो पेन एंड डिसेबिलिटी के बिना जी रहे हैं. ठीक है. हो सकता है कि कोई कैंसर पेशेंट है. ठीक है. वो 3-4 साल जीता है एंड पर बहुत पेन में जीता है. ठीक है. सो दैट इज़ नॉट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट यू आर फ्री फ्रॉम पेन एंड डिसेबिलिटी. ठीक है. तो हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को एक तो क्या करना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और उनको क्या करना चाहिए कि दे शुड प्लान फॉर ओल्ड एज, कि उनको डिजीज़ कंट्रोल करें, उनको प्रिवेंट करें. ठीक है. जापान लीड्स मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी. आप देख सकते हैं कि जापान के पास सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दैट इज़ 87. ठीक है. पर इंडिया में इट इज़ 70. ओके. फर्टिलिटी की बात करते हैं. बाय मीन्स ऑफ फर्टिलिटी मीन्स एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन. तो इसमें हमारे बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं. आई प्रेफर कि आप सारे इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पढ़ लें, बट ओनली इंडिकेटर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नेट रिप्रोडक्टिव रेट. ठीक है. सो नेटालिटी क्या होता है, वी हैव एंटीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल. नेटालिटी मतलब चाइल्ड. ठीक है. एंड हम उसको फर्टिलिटी के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं सिनोनिमसली. वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 से 45 ईयर्स. ठीक है. पर हमने ये देखा है कि 15 में भी वी हैव आवर मैरिज रेट एट, जो हमारी मैरिज की एज है दैट इज़ 18 ईयर्स. ठीक है. सो दिस इज़ अ क्रूड एस्टिमेट. ठीक है. एंड बहुत बार होता है कि जो वेमेन है वो मेनोपॉज 45 पे नहीं हो सकता, 50 या 55 पे अचीव करें. ठीक है. अ वुमेन मैरिड एट 15 एंड लिविंग टिल 45 इज़ एक्सपोज टू प्रेगनेंसी फॉर 30 ईयर्स. ठीक है. द हायर fertility in India is attributed एक तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, लोअर रेट ऑफ मैरिज. ठीक है. एक तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सब शादी करते हैं. ठीक है. जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि आपको मतलब इतना ट्रेंडिंग नहीं है कि शादी करनी है. ठीक है. लोअर रेट एज ऑफ मैरिज. ठीक है. जैसे 18 साल की हुई वैसे शादी कर दी. लो लेवल ऑफ लिटरेसी. ठीक है. पुअर लेवल ऑफ लिविंग एंड लिमिटेड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ. सो ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. ठीक है. एज की बात करते हैं. सो वी नो कि मैरिज की एज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, फीमेल के लिए 18 एंड मेल के लिए 21 है. ठीक है. सो द एज एट विच द फीमेल मैरीज हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी. अगर एक फीमेल बहुत जल्दी शादी करती है तो शी विल बेयर मोर चिल्ड्रन दैन दोज हु मैरिड लेटर ऑन. ठीक है. तो ये जितनी जल्दी शादी करोगे उतने ज़्यादा बच्चे होंगे. ठीक है. एंड अर्ली मैरिज
इज़ अ लॉन्ग इस्टेब्लिश कस्टम इन इंडिया। ठीक है, अब हमने देख लिया 18 एंड 21 ईयर्स हो गए। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है, रूरल एरियाज़। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि 16 साल की लड़की की भी शादी करा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट। देन ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ज़्यादा बच्चे होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट इट कैन बी गेन थ्रू फैमिली प्लानिंग। अगर उन कपल को काउंसिल करें इनिशियल ईयर्स में, मैरिज के इनिशियल ईयर्स में, तो हम फर्टिलिटी रेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एजुकेशन। तो हाँ, वही है कि इसमें देखा है आपने इन्वर्स एसोसिएशन बिटवीन फर्टिलिटी एंड एजुकेशन सिस्टम। जितना ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होगा उसके उतने ही कम बच्चे होंगे। मैं बच्चे क्यों कह रही हूँ कि फर्टिलिटी इज़ इक्विवेलेंट टू नेटालिटी, मतलब जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा फर्टिलिटी, ऐसे सोचा जाता है। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इंक्रीज एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया। ठीक है, बट स्किल्स फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन इन फैमिली डिसीजन मेकिंग, रेजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वुमेन्स टाइम। सो एजुकेशन आपको नॉलेज दे रहा है, ठीक है, एंड ऑल्सो आपको एम्प्लॉय कर रहा है। सो फीमेल्स इफ़ दे आर एजुकेटेड, एक तो वो फर्टिलिटी रेट भी कम होगी और ऊपर से हमारे जो फीमेल है दे विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। अगेन जितना ज़्यादा कम, मतलब जितना कम इकोनॉमिक स्टेटस होगा उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी। ठीक है, सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। आप कितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड कर लो, कितनी भी काउंसलिंग कर लो, पर जब तक आप लोगों का स्टैंडर्ड, उनके एजुकेशन नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल काउंसलिंग, लॉन्ग टर्म गोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इट विल टेक केयर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ब्रिंग रिडक्शन इन फर्टिलिटी। कास्ट की बात करते हैं तो इसमें ऐसे लाइन लिखी है कि मुस्लिम्स हैव अ हायर फर्टिलिटी दैन हिंदूज़। यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी थी कि उसमें फर्टिलिटी रेट दे रखी थी, पंजाबीज़, हिंदूज़, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सबकी दे रखी थी। ठीक है, फिर इसमें ये भी लिखा है कि लोअर कास्ट ऐसा समझा जाता है कि उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हायर कास्ट। अगेन मैं आपको तब बता दूं कि फर्टिलिटी का मतलब है कितने बच्चे अभी हैं उनके पास। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें, अगेन इसमें क्या होता है कि जितने भी वेल फेड सोसाइटीज़ होती हैं उनकी जो फर्टिलिटी रेट है बहुत कम होती है। ठीक है, और जो पोअरली फेड सोसाइटीज़ होती है उनकी हाई होती है। ये अगेन इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो अच्छा ही खाएंगे। ठीक है, सो न्यूट्रिशन हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन, मतलब कि सेम इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी एंड दिस इज़ इनडायरेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा जितना अच्छा उतना अच्छा आप खाओगे, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा आप कम फर्टिलिटी रेट रहेगी। ठीक है, वही है। ठीक है, एंड ऑल्सो ये भी देखा गया है कि अगर फीमेल्स है, अगर वो अंडर पवरेज ज़्यादा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस नहीं खाते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उनकी डेथ भी बढ़ जाती है, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, सो इट इज़ की फैक्टर। ठीक है, अभी हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फैमिली प्लानिंग है। ठीक है, देन फैमिली प्लानिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे अभी हम पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे। सो इट इज़ इनिशिएटेड रैपिडली एंड पर हमारे पास इसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, देन अदर फैक्टर्स की बात करते हैं, सो फिज़िकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल। ठीक है, कि वुमेन की क्या प्लेस है सोसाइटी में, कैसे बच्चों को वैल्यू किया जाता है, विडो री मैरिज। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, कस्टम बिलीव्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, बेटर हेल्थ कंडीशन, हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे के सारे हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स है। हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए जो फ़िलहाल इंडिया के पास नहीं है। इसलिए हम शॉर्ट टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, आपकी देख रहे हैं फर्टिलिटी रिलेटेड स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे रेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्टिलिटी में क्या होता है कि हम जितने भी अभी हम पढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स एंड ऑल दैट स्टफ, हम इसमें स्टिल बर्थ, फीटल डेथ एंड अबॉर्शन, अगर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है और मतलब जब वो पैदा हुआ अगर वो ज़िंदा नहीं था तो हम वो काउंट ही नहीं करेंगे, वो सब हम पहले ही छोड़ देते हैं। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग ईयर। आप देख रहे हैं ना, लाइव बर्थ्स जो हमने ऊपर थे वो सारे हटा दिए। लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड पॉपुलेशन। मिड पॉपुलेशन का हम कब लेते हैं, इन जुलाई।
ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। बर्थ रेट अनसेटिस्फैक्ट्री मेजर है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन तो नहीं है एक्सपोज चाइल्ड बेयरिंग के, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन में लेस देन 15 की गर्ल्स भी आएंगी और मोर देन 45 की गर्ल्स भी महिलाएं भी आएंगी, सो इट इज़ नॉट गुड रेशियो। जनरल फर्टिलिटी रेट कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाइव बर्थ पर 1000 विमेन, अब हम विमेन में आ गए, ऊपर हम मेल्स भी इंक्लूड कर रहे थे, अब हम विमेन में आए हैं, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी आया, ठीक है। सो इट इज़ बेटर देन क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि जो हमने 15 to 45 ईयर्स लिया है, इसमें भी सारी वुमेन्स आर नॉट एक्सपोज टू चाइल्ड बर्थ रिस्क, सही बात है। देन वी हैव जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। जनरली इंडिया में जितनी भी वुमेन मैरिड होती है वो ज़्यादा प्रोन होती है या फिर वही होती हैं दैट आर एक्सपोज टू द रिस्क फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट में अब हम वही लेंगे, उतनी महिलाएं लेंगे जो 15 to 45 ईयर्स तो हैं बट दे आर मैरिड, ठीक है। यहाँ पे 49 लिया गया है, इट कैन बी 45 एंड 49 बोथ, ठीक है। सो दिस इज इट।